अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हम जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के हम ओरिजिन पढ़ेंगे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी और उसका इस्तेमाल क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के बारे में। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या थी? वो ये थ्योरी थी कि जो बहुत मतलब पहले जब अर्थ बनी थी उसके बाद प्रोकैरियोट्स पहले आए थे। प्रोकैरियोट्स जो थे, लार्ज प्रोकैरियोट्स जो होते थे वो क्या करते थे कि जो छोटे प्रोकैरियोट्स होते थे उनको क्या करते थे, उनको खा जाते थे। क्यों खाते थे? हम जानते हैं कि उन्हें खुराक की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो खुराक के तौर पर छोटे जो प्रोकैरियोट्स थे उनको क्या करते थे, खाते थे। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब था कि जो लार्ज प्रोकैरियोट्स थे, जब उसने एक छोटे से प्रोकैरियोट्स को ईट किया तो हुआ कुछ यूँ था कि जब उसने उसको अपने अंदर लिया तो वो क्या किया, उसने ये कहा उसे कि जो उसने ईट किया था छोटा प्रोकैरियोट, उसने उसको खाने के बजाय बल्कि उसको क्या किया, अपने अंदर रख लिया। क्यों उसने रख लिया? क्योंकि वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, इसलिए उसने उसको अपने अंदर बना दे दी। तो उसने वो उसे क्या प्रोवाइड किया, जो उसने ये शॉर्ट प्रोकैरियोट जो था, स्मॉल प्रोकैरियोट जो था, उसको उसने क्या किया, अपने अंदर रख लिया। ये देखें, ये था प्रोकैरियोट। जो लार्ज वाला जो था वो था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि एक स्मॉल प्रोकैरियोट को डाइजेस्ट करने के बजाय उसने क्या किया, उसको अपने अंदर जगह दे दी। क्यों दी? क्योंकि इसने उसको फ़ायदा दिया था, इसलिए उसने उसको डाइजेस्ट करने के बजाय क्या किया, अपने अंदर रख लिया। इसने किया क्या था कि ये क्या था, ये जो लिया था इसने, ये फोटोसिंथेटिक था। ठीक है, फोटोसिंथेटिक। इसने क्या किया कि मतलब ये क्या करता था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O से क्या बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था। ऑफ कोर्स इस सेल को, प्रोकैरियोटिक को वैसे ही ग्लूकोज की ज़रूरत थी, तो इसने कहा कि मुझे तुम मत खाओ, मैं तुम्हें बदले में ग्लूकोज दूंगा। अब ग्लूकोज इसने दी तो ये जो ऑर्गेनेली थी, इसको हम क्या कहते हैं, अब जो आज हम जिसको जानते हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। इस ऑर्गेनेली का नाम क्या था? क्लोरोप्लास्ट था। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इसने इसी तरह लार्ज प्रोकैरियोटिक जो था सेल, उसने क्या किया, अब एक और स्मॉल प्रोकैरियोट इंजेस्ट किया। और इंजेस्ट करने के बाद उसे भी इसने डाइजेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसने भी इसे क्या किया, फ़ायदा पहुंचाया। क्या इसने किया? इसने कहा कि तुम मुझे ग्लूकोज दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो ग्लूकोज थी, ये वाली ग्लूकोज किया इसने, इधर इसके पास आई। इसके पास इसने ग्लूकोज को इस्तेमाल करके एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, और ये एटीपी फिर पूरे सेल के अंदर इस्तेमाल होती रही। ठीक है। इस तरह कहते हैं कि ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, वो इस तरह ओरिजिनेट हुआ। इस तरह आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी पता चल गया, और साथ में आपको ये पता चल गया कि ये किस तरह क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये ओरिजिनेट हुई थी। और ये जो दूसरी ऑर्गेनेली थी, ये थी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या थी ये? माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस ऑर्गेनेली को, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में आपको डिटेल बताना ज़रूरी थी। तो अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है
ये है हमारे पास एक सेल, उसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसकी जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है और अंदर वाली जो होती है वो स्मूथ नहीं होती है, ठीक है। ये कौन सी है? आउटर मेम्ब्रेन है ये, मेम्ब्रेन, और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाले मेम्ब्रेन जो होती है, इसके एक फोल्ड को हम क्या कहते हैं? इसके एक फोल्ड को हम क्रिस्टा भी कहते हैं, क्रिस्टा। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि अंदर वाली इस तरह क्यों होती है, फोल्ड क्यों हुई होती है, इसकी इस तरह शेप क्यों है? ये इसलिए होती है ताकि जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाया जा सके। वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा वो सरफेस एरिया क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या क्या मौजूद होता है? इसकी इस वाली स्पेस को क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इस बात को याद रखना है, ये नहीं समझना कि ये वाली नहीं है। ये वाली जो है इसकी, ये वाली बाहर वाली इस एरिया को हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहेंगे, और जो इसका अंदर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। उस अंदर वाली स्पेस को क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है? माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके मैट्रिक्स में क्या क्या पड़ा हुआ होता है? इसके मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। इसमें ये बात याद रखनी है कि इसमें कौन सा डीएनए मौजूद होता है? सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, सर्कुलर डीएनए। एक पॉइंट लिखा हुआ होना है कि बुक के अंदर कि सिंगल सर्कुलर डीएनए, उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सिंगल एक सर्कल है, नो, ये है डबल ही, लेकिन हम क्या कहते हैं? एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए मौजूद है। आपको पता है जब डीएनए मौजूद है तो वहाँ से क्या होता है कि आरएनए बनता है, ठीक है। ये इसके साथ यहाँ पर आरएनए भी मौजूद है। आरएनए किस प्रोसेस के ज़रिए बनता है? डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए। जब आरएनए बने, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स बनती हैं। क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। आगे इसके अंदर यहाँ पर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखनी है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं वो ये क्या है? राइबोसोम्स हैं, लेकिन इनका जो यूनिट है वो 70S होता है, ठीक है। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी से कैसे हमें बताएगी कि मतलब ये क्या है? प्रोकैरियोट है, तो हमें पता चल जाता है कि 70S है, और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें 80S जो होता है DS राइबोसोम मौजूद होते हैं। इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है। देन हमारे पास इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास इस तरह मौजूद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।
जिसे हम ETC भी लिखते हैं, ठीक है। इसके मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में क्या चलता है, आगे बना के मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसके इस हिस्से में, माइटोकॉन्ड्रिया के इस हिस्से में यानी मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है। इस बात को आपने याद रखना है, क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है। और इसकी ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होती हैं, ठीक है। आप देखें ये क्यों मौजूद होती हैं, इसके अंदर जब ग्लूकोज बाहर से, यानी बाहर से ग्लूकोज आती है इसके अंदर, तो ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस ग्लूकोज को तोड़ के उसको ATP में कन्वर्ट करना होता है उसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के अंदर ATP की इतनी ज़्यादा ATP रिलीज़ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज टूट जाती है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ से जो क्रेब्स साइकिल के अंदर चीज़ें बनती है, जैसे कि NADH और FADH, ATP भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये दोनों जो होती हैं, ये इनका काम ये क्या करती हैं, किस चीज़ के लिए होती हैं, इनको अगर हम तोड़े ना, इन दोनों को, NADH और FADH को, तो क्या इनसे बनता है, ATP बनता है। लेकिन हम वो यहाँ पर ATP नहीं बना सकते डायरेक्ट, इसको NADH और FADH से डायरेक्ट ATP नहीं बनेगी, इसको पहले हम एक प्रोसेस से गुजारेंगे जहाँ पर इसको तोड़ के, यानी इससे, यानी ये जब इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो वहाँ पर जाके ATP में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको इस बात को याद रखना है, वो ATP, NADH और FADH क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाते हैं, वहाँ से क्या बनता है, ATP बनते हैं। ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन इसे कहते हैं, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन के 3 पॉइंट हैं, ठीक है। मतलब उसके 3 प्रोसेस होते हैं। पहले जो होता है ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है कि हम इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होती है वो क्या होता है, ग्लूकोज जो होती है वो पायरोवेट में पहले टूटती है, क्योंकि हम ग्लूकोज को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर ये पायरोवेट जो होता है ये क्या करता है, इधर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। सेकंड इसका स्टेप है, क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और तीसरा पॉइंट हमारे पास इसमें अभी हमने पढ़ा है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये सेलुलर रिस्पायरेशन के स्टेप्स हैं, इस बात को आपने याद रखना है। आगे हमारे पास इसमें 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं। पावर हाउस MCQs आ सकता है कि पावर हाउस किस ऑर्गेनेली को कहा जाता है, पावर हाउसेस ऑफ सेल, पावर हाउसेज ऑफ सेल किस ऑर्गेनेली को कहा जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 1 पॉइंट ये MCQs आ सकता है, MDCAT में भी पूछा जा सकता है, वैसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। और क्या कहते हैं कि एनर्जी करेंसी पूछा जा सकता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन सी होती है, ठीक है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहा जाता है, ATP को। ये MCQs पूछे जाते हैं, ठीक है। और DNA जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास अपना DNA मौजूद होता है, प्लस राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इन दोनों की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इस बात को आपने याद रखना है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्या कर सकती है कि ये अगर सेल के अंदर ना भी रहे तो अकेले भी ये
कर सकती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली यानी ये खुद ही डिवाइड कर सकती है, ठीक है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, इस बात को अपने याद रखना है। इसमें यही कुछ था, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।